वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 256 हल्दी। इन दोनों की बातें सुनकर जय ने हल्के गुस्से में कहा, शादी मेरी है तो हमने कब कहा हमारी है? व्योम ने हंसते हुए कहा। जय का मन कर रहा था इन सबको अभी रूम से बाहर निकाल दे। दूल्हा वह था पर यहाँ हर कोई खुद तैयार होने में लगा था। शादी में उसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था, पर इन सब के दिमाग में तो कुछ और ही चले जा रहा था। हर कोई अपनी वाली के लिए दूल्हा बनने को तैयार था। मैं जा रहा हूँ, जय ने गुस्से में कहा और रूम से निकल बाहर चला गया। जय को जाते देखकर राहिल ने कहा, लगता है बुरा मान गया, तुम सबकी हरकतें ही ऐसी है। व्योम ने कहा और अपनी गर्दन ना में हिला दी। उन सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वह भी रूम से निकल बाहर आ गए। हल्दी के फंक्शन में बाहर से ज्यादा गेस्ट नहीं थे, ज्यादातर वहां से फैमिली मेंबर्स ही मौजूद थे। जय अपनी जगह जाकर बैठ गया। उसके पास में एक पर्दा लगा था जिसकी दूसरी तरफ शिवांगी बैठने वाली थी। उसे पर्दे से आर पार देखा जा सकता था। अभी तक शिवांगी वहां नहीं आई थी, जय ये देख सकता था। अपर्णा जी के कहने पर शिवांगी को लेने के लिए मेहर जी जाने लगी। तभी सबकी नजर एक दिशा की तरफ गई जहां शिवांगी के साथ नीति, आयशा और अवनी चले आ रही थी। सबका ध्यान उन चारों के ऊपर ही था। वह चारों मुस्कुराते हुए उन सब की तरफ आ रही थी। उन सबके चेहरे फूल जैसे थे जो इस वक्त पूरी तरह से खिले हुए थे और अपनी खुशबू फैला रहे थे। उन्होंने शिवांगी को बड़े आराम से जय के साइड वाले पर्दे के पास बैठाया और फिर खुद वहां खड़ी हो गई। वही हमारे लड़के अपनी प्यार भरी आंखों से अपनी अपनी वाली को देख रहे थे। राहिल ने जब देखा नीति ने वही लहंगा पहने जो उसने उसे दिया था तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वही मानिक अवनी को देखते हुए यही सोच जा रहा था कि अवनी 5 सालों में पहले से कई ज्यादा खूबसूरत हो गई है। आयशा ने व्योम की तरफ देखा। व्योम ने प्रिंटेड येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था जो उसे पर काफी जच रहा था। वहां आसपास कुछ लड़कियों की नजर व्योम पर थी। ये देखा आयशा सीधे व्योम के पास उसके हाथ को पकड़ खड़ी हो गई। वह नहीं चाहती थी कोई और उसके माल पर अपनी नजर गड़ाए। वही आयशा के ऐसा करने पर भी व्योम के होठों पर मुस्कुराहट आ गए। आयशा अभी भी वैसी ही थी। हल्दी कहाँ है? मिसेज बंसल ने कहा। उनकी बात सुनकर लता जी ने कहा, वह लेने के लिए मैंने किसी को भेज दिया है, आती ही होगी। दूसरी तरफ त्राही हल्दी लेने के लिए हॉल के अंदर आई। हल्दी हॉल में रखी हुई थी। त्राही ने हल्दी के बाउल को अपने हाथों में उठाया। वीर जो ठीक त्राही के सामने मौजूद सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसकी नजर जब त्राही ही पर गई तो वह उसे देखता ही रह गया। वीर की नजरें त्राही के ऊपर से हटी नहीं रही थी। त्राही ने तो वीर को देखा भी नहीं था। वह उस बाउल को लेकर वहां से जाने के लिए मुड़ी, तब तक वीर ठीक उसके पीछे आ गया था। त्राही का पल्लू जो बार बार नीचे खिसक रहा था वह फिर से नीचे आ गया। त्राही ने गहरी सांस लिए, फिर अपने पल्लू को पीछे की तरफ किया। त्राही का पल्लू वीर की घड़ी में जा अटका। वीर तो अभी भी त्राही को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे होश ही ना हो। त्राही वहां से जाने लगी। वीर भी त्राही के पीछे पीछे जाने लगा। उसने अपनी घड़ी से त्राही के पल्लू को निकालने की कोशिश नहीं की। जब त्राही गार्डन में आए तो सबकी नजर इस पर ही रुक गई। सबकी आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि त्राही के पीछे पीछे उसके पल्लू को बड़े आराम से संभालते हुए वीर रनावत आ रहा था। ऐसी पर्सनैलिटी का आदमी जिसे किसी से मतलब नहीं रहता था। जब त्राही ने देखा सबका ध्यान उसकी तरफ है तो वह कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। त्राही ने सोचा हो सकता है वह सब लोग उसकी साड़ी को देख रहे हो। त्राही ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। त्राही बहुत खूबसूरत भी लग रही थी उस साड़ी में, जैसे वह उसके लिए ही बनाई गई हो। यह मैं क्या देख रही हूँ? नीति ने हैरानी में कहा। नीति की बात सुनकर अवनी ने भी उस तरफ देखा। त्राही के पीछे वीर को देखकर अवनी की आंखें भी हैरानी में फैल गई। तभी अवनी ने ध्यान से त्राही की साड़ी को देखा, जिसे देखते ही अवनी की होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये तुम्हारी भाभी है, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर नीति ने हैरानी में अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने वीर ने त्राही की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मानिक भी वीर को ही देखे जा रहा था। लगता है अब तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, राहिल ने कहा। राहुल की बात सुनकर मानिक ने कुछ नहीं कहा। त्राही ने वह हल्दी का बाउल जय के सामने रखी टेबल पर रखा। जय भी उसके पीछे वीर को ही देखे जा रहा था। अब त्राही भी यह बात नोटिस कर सकती थी कि सबका ध्यान उसकी साड़ी पर नहीं बल्कि उसके पीछे था। त्राही ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो वीर को देख वह हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वीर उसके पीछे कर क्या रहा है। तभी उसकी नजर अपने पल्लू पर गई जो वीर के वॉच में फंसा हुआ था। त्राही को गुस्सा आने लगा। त्राही ने पीछे मुड़ वीर की वॉच से अपना पल्लू निकालते हुए कहा, ऐसे मेढक की तरह मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे थे? इसे निकाल भी तो सकते थे। क्या तुमने मुझे मेढक कहा? वीर ने हैरानी में त्राही से पूछा। वीर की बात त्राही ने वीर को घूरते हुए कहा, तो क्या तुम्हें मैं मेढक नजर आ रही हूँ? वीर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी।
तो फिर तुम ही वह मेढक हो जिससे मैं बात कर रही हूँ, त्राही ने कहा और फिर वॉच से अपना पल्लू निकाल वहां से चली गई। अब वहां किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी त्राही की तरफ देखने की। आखिर वीर रानावत ने उसे अपने लिए पहले ही बुक जो कर लिया था, और कोई पागल ही होगा जो वीर रानावत से पंगा लेने के बारे में सोचेगा। ये तो गजब निकली जिसने वीर रानावत को मेढक का दिया, बड़ी हिम्मत है। वीर के पास आकर जाती हुए त्राही को देखते हुए अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन वीर ने अवनी को घूर कर देखा और फिर कहा, उसने मुझे प्यार से मेढक बुलाया है। वीर की बात सुन अवनी जोर जोर से हंसने लगी। आसपास सबका ध्यान अवनी की तरफ ही चला गया। आखिर ऐसा कौन सा जोक था जो अवनी ऐसे हंस रही थी। अवनी ने अपनी हंसी को रोकते हुए वीर की तरफ देखकर कहा, लोग प्यार से जान जान बेबी डार्लिंग बुलाते हैं, मेढक नहीं। उसने तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाया है, लगता है उसे सच बोलना बहुत पसंद है। ये कहते हुए अवनी वहां से चली गई। वीर जब तक अवनी की बातें समझता अवनी वहां से जा चुकी थी। वीर ने गुस्से में अवनी की तरफ देखा। वह इस बार तो अपनी भाग गई थी, पर अगली बार वह उसे नहीं छोड़ेगा। हल्दी शुरू हुई। सभी लोग जय को हल्दी लगाने के लिए जय की ही उतरी हुई हल्दी शिवांगी को लगने वाली थी। जय के बाद सभी शिवांगी को भी हल्दी लगाने लगे। शिवांगी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। हल्दी का नूर उसके ऊपर कैसे खिलेगा वह उसके बारे में ही सोची जा रही थी। जय पर्दे की दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, शायद कहीं उसे कुछ दिख ही जाए। उसे शिवांगी दिखाई दे रही थी। वह साफ तो नहीं था, पर फिर भी ये देख सकता था शिवांगी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर रस्मों की बात नहीं होती तो जय ने अब तक शिवांगी को देख भी लिया होता। जय अपने मन में हल्के गुस्से में कहा कि कैसी रस्में हैं जहां इंसान अपनी ही होने वाली बीवी को ही नहीं देख सकता। जय को ये रस्म बहुत ही अजीब लग रही थी। वही वहां सबका ध्यान इस वक्त नीति पर ही था, क्योंकि अपनी आयशा शिवांगी तरह ही तो पहले से ही बुक हो चुकी थी। अभी नीति ही थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वहां लड़कों के दिमाग में यही चल रहा था, कैसे वह आगे बढ़कर नीति से बात करे और अपनी बातें आगे बढ़ाए। तभी एक लड़का आगे आया। उसने नीति के सामने खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहा, खेलो। नीति ने उसे लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी गर्दन हमें हिला। धीरे से हेलो कहा। वह उस लड़के को नहीं जानती थी, इसलिए वह कंफ्यूज कि आखिर वह उसके पास क्यों आया है। हर हर महादेव। चैप्टर 257 प्यार की हल्दी। तभी एक लड़का आगे आया। उसने नीति के सामने खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहा, खेलो। नीति ने उसे लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी गर्दन हमें हिला। धीरे से हेलो कहा। वह उस लड़के को नहीं जानती थी, इसलिए वह कंफ्यूज कि आखिर वह उसके पास क्यों आया है। नीति उसे लड़के को कोई भी जवाब दे पाती। उससे पहले ही राहील वहां आ गया। उसने घूरकर लड़के की तरफ देखा। राहील की डरावनी आंखें देखकर वह लड़का डर गया और फिर वहां से भाग गया। उसने नीति की तरफ मुस्कुरा कर देखा। राहील को अपने सामने देखकर नीति की नजर तुरंत चारों तरफ गई। अभी किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। वह देखकर नीति ने गहरी सांस ली। वह नहीं चाहती थी फिर से कोई तमाशा हो। कम। राहील ने नीति की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। नीति ने एक बार इधर उधर देखा, फिर राहील के पीछे पीछे चली गई। उसे पता था अगर वह राहील के पीछे नहीं गई तो राहील यहाँ पर ही वह करेगा जो उसके मन में आए। नीति जैसे ही गार्डन एरिया के दूसरी तरफ आई, राहील ने तुरंत नीति को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अचानक से इस तरह राहील के करने पर नीति की धड़कन बढ़ गई। वह इस वक्त राहील की बहुत करीब थी। You are looking beautiful my love, राहील ने नीति के कान पास जाकर धीरे से कहा। नीति राहील की तरफ नहीं देख रही थी, जिसे देख राहील के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नीति उसे अपनी नजर भी नहीं मिल पा रही थी। मैंने कहा था ना आज हमारी हल्दी है, राहील ने कहा और फिर नीति का हाथ अपने हाथ में लिया। नीति ने उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहील ने साइड में ही रखे एक छोटी से हल्दी के बाउल को अपने हाथों में उठाया और फिर नीति के हाथों को उसमें डीप किया। मुझे अपने हाथों से हल्दी लगाओ, राहील ने कहा और फिर नीति की तरफ देखने लगा। नीति भी राहील को ही देख रही थी। वह ये क्या पागलपन कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। नीति को कुछ भी करते ना देखकर राहील ने उसकी कलाई पकड़ी और फिर उसके हाथों को अपने गाल के पास ले जाकर हल्दी लगाने लगा। राहील ने नीति के हाथों से अपनी दोनों गालों पर हल्दी लगाई और फिर अपनी गर्दन पर भी। अब मेरी बारी, राहील ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए नीति की तरफ देखा। राहील ने नीति की आंखों में देखते हुए उसे अपने और करीब किया। नीति बिल्कुल उससे से सट चुकी थी। राहील ने अपने गालों को नीति के गालों के करीब लेकर जाने लगा। नीति की पकड़ राहील के कंधों पर कस गई। वह जानती थी रही क्या करने वाला है। राहील ने नीति के गालों पर अपने गालों से हल्दी लगाई और फिर धीरे से कहा, बेबी मेरी उतरी हुई हल्दी से तुम्हारी बॉडी पर कितना निखार आएगा। नीति को समझ नहीं आ रहा था वह राहील को क्या जवाब दे।
राहील जानता था नीति कुछ नहीं बोल पाएगी। उसने नीति के दूसरे गालों पर भी वैसे ही हल्दी लगाई। वह नीति को पूरी तरह से अपने रंग में रंगना चाहता था। राहील ने अपने हाथों में थोड़ी हल्दी ली, फिर उस नीति की गर्दन, उसकी कमर, उसकी पेट, हर तरफ लगाने लगा। राहील की हर एक छुअन से नीति सिहर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे और यह राहील भी महसूस कर पा रहा था। नीति को डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए, क्योंकि राहील तो पूरी तरह से पागल होकर उसके साथ हल्दी बनाने में बिजी था। राहील ने नीति को अच्छी तरह से हल्दी लगा दी। नीति को हल्दी में इस तरह पीला देख राहील ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसी तरह अपने रंग में देखना चाहता था। राहील की बात सुन नीति ने उसकी तरफ देखा। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। नीति की आंखों में हल्की नमी आ गई, जिसे वह चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। तभी अचानक से राहील ने नीति की होठों पर अपने होंठ रख दिए। नीति को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। राहील ने नीति को दीवार से सटा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ते उन्हें ऊपर की तरफ कर दिया। राहील नीति को डीप किस किए जा रहा था। वह लगातार नीति के लोअर लिप को शक कर रहा था। राहील के इस तरह किस करने पर नीति भी हैरान थी। राहील ऐसे किस कर रहा था जैसे वह नीति के होठों को आज गा ही जाएगा। राहील से अभी नीति को देखकर कंट्रोल ही नहीं हुआ। वह किस बहुत हॉट थी। उन दोनों की ही बॉडी गर्म होने लगी थी। राहील की उस किस में नीति भी खोने लगी थी। उसे भी पता नहीं चला कब वह राहील को फिर से किस करने लगी। वह दोनों एक दूसरे को पूरे पैशनेटली किस किया जा रहे थे। अवनी जो काजू को ढूंढ रही थी, वह उस तरफ आई। उसकी नजर जब राहील नीति पर पड़ी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह फिर तुरंत वहां से चली गई। वह उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। 10 मिनट बिना रुके लगातार किस करने के बाद जब राहील ने नीति के होठों को छोड़ा तो वह दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। राहील मुस्कुराते हुए भी नीति को देखे जा रहा था। नीति ने खुद को संभाला और फिर राहील की तरफ देखा। उसके गाल शर्म से लाल हो गई और यह बात राहील भी अच्छे से जानता था, क्योंकि जब भी नीति को शर्म आती उसके गालों के साथ उसके कान भी गुलाबी होने लगते। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के काफी करीब थे। तभी नीति को राहील की आवाज सुनाई दी, तुमने कल रात जो गलती करने के बारे में सोचा वह फिर से मत करना, और कल रात की सजा भी तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। राहील ने डेविल मुस्कान के साथ कहा और फिर वहां से चला गया। वहीं राहील की बात सुनकर नीति अपनी जगह पर ही जम गई। कल रात नीति ने होटल से रात को बाहर निकल इस शहर को छोड़ने का फैसला किया था। वह होटल से बाहर जा पाती इससे पहले ही बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया था। राहील ने पहले बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, नीति किसी भी कीमत पर होटल से बाहर नहीं जानी चाहिए। नीति अब समझ गई थी कि अब चीज उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वही होगा जो उसकी किस्मत में या फिर राहील ने सोचा होगा। नीति ने एक नजर अपनी हालत की तरफ देखा। अगर कोई उस वक्त इस हालत मुझे देख लेता तो पता नहीं क्या क्या सोचता। नीति ने तुरंत अपने दुपट्टे से खुद को कवर किया, क्योंकि राहील ने हल्दी हर जगह लगाई थी, उसकी कमर पर, उसके पीठ पर, उसकी क्लीवेज पर भी। नीति वहां से सीधे सबकी नजरों से बचते हुए होटल के अंदर चली गई। वहीं त्राही जो बाहर की तरफ आ रही थी, उसने जब नीति को इस तरह देखा तो खुद से ही कहा, दुल्हन तो कोई और थी, फिर यह ऐसे हल्दी में पीली हो क्यों जा रही है। त्राही कंफ्यूज हो गई। वही अवनी काजू को ढूंढ रही थी, उसे काजू कहीं मिल ही नहीं रही थी। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? मानिक ने अवनी के सामने आकर कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने अपनी नजर ऊपर कर उसकी तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हें ढूंढूंगी? अपने पति को नहीं ढूंढोगे तो और किस ढूंढोगे? मानिक की मुस्कुराते हुए कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, किसने कहा तुम मेरे पति हो? मैंने कहा पहले जबरदस्ती तुम मेरे पीछे थी और अब मैं, पर मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है बीवी। मानिक ने मुस्कुराते हुए अवनी की तरह देख कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने मानिक की तरफ देखा, जिसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वह कितनी जिद करने वाला है। क्या तुमने काजू को कहीं देखा? अवनी ने गहरी सांस लेकर उससे पूछा। मानिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर तुरंत ही अपना हाथ पीछे की तरफ किया। अवनी ने मानिक के पीछे देखा तो वहां काजू मानिक का हाथ पकड़े खड़ी थी। मानिक ने तुरंत नीचे झुक काजू को अपनी गोद में उठाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये रही मेरी डॉल। डॉल की बच्ची कहाँ गायब हो तुम? अवनी ने काजू को घूरते हुए कहा। अवनी की बात सुन काजू ने अपनी होठों का पाउट बनाते हुए कहा, डॉल गायब नहीं होती, गायब तो एंजल होती है मम्मा। मम्मा से होशियारी। अवनी ने अपनी कमर पर हाथ रख काजू को घूरते हुए कहा। काजू खिलखिलाकर हंसने लगी। तुम मेरी प्रिंसेस को ऐसे डांट नहीं सकती, मानिक ने कहा और काजू के गालों पर किस कर लिया। काजू ने भी आगे बढ़ मानिक गालों पर किस किया और फिर अवनी की तरफ देख मानिक से कहा, पापा अब आप भी मामा को किस करिए, पर उनके गालों पर नहीं, उनके लिप्स पर। काजू की बात सुनकर अवनी ने हैरानी में काजू की तरफ देखा। वही मानिक मुस्कुराते हुए अवनी की होठों को देखने लगा।
मानिक को इस तरफ खुद को देखता पाकर अवनी ने गुस्से में कहा, सोचना भी मत। और फिर काजू से कहा, तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? बच्चा, ये सब बैड मैनर्स होते हैं। नहीं मामा, ये बैड मैनर्स नहीं होते। मेरे दोस्तों के पेरेंट्स हर वक्त ऐसे ही किस करते हैं। अब से आप दोनों भी ऐसे किस करोगे, मुझे बहुत मजा आएगा। काजू को खुशी होगी। काजू ने ताली बजाते हुए कहा। काजू की बात सुनकर अवनी हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कौन में पेरेंट्स थे जो ऐसे अपने बच्चों के सामने किस करते थे। उन पर अलग से एक केस होना चाहिए। अब हमारी बेटी ने कहा है तो किस तो करनी पड़ेगी ना, प्रिंसेस की खुशी के लिए ही। मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने घूरकर कहा, तुम कोशिश तो करो, तुम्हारी प्रिंसेस की खुशी का तो पता नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा जरूर बदल दूंगी। मम्मा क्या पापा को चैलेंज दे रही है? काजू ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा। अवनी ने कंफ्यूजन में काजू की तरफ देखा। काजू नहीं, मानिक से कहा, पापा आपको कैसे भी करके मम्मा से जितना होगा और चैलेंज पूरा करना। ओके माय प्रिंसेस, मानिक ने काजू की तरफ देख आंख मारते हुए कहा और मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को अवनी की तरफ किया जो अपनी आंखें बड़ी कर उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। हर हर महादेव। चैप्टर 258 बहन। मम्मा क्या पापा को चैलेंज दे रही है? काजू ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा। अवनी ने कंफ्यूजन में काजू की तरफ देखा। काजू नहीं, मानिक से कहा, पापा आपको कैसे भी करके मम्मा से जितना होगा और चैलेंज पूरा करना। ओके माय प्रिंसेस, मानिक ने काजू की तरफ देख आंख मारते हुए कहा और मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को अवनी की तरफ किया जो अपनी आंखें बड़ी कर उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। अवनी उन दोनों को वहीं छोड़कर वहां से चली गई। वह जानती थी इन दोनों के बीच वह तो एक विलन के जैसे हैं। अवनी ने गहरी सांस ली और फिर खुद से ही कहा, पता नहीं इन दोनों को मैं कैसे संभालने वाली हूँ। मुश्किल तो है। अवनी ने अपने साइड में देखा तो युवान खड़ा था। युवान को देखा नहीं, मुस्कुराते हुए कहा, वह तो पहले भी था। युवान ने अवनी की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा उदास होकर उससे पूछा, क्या आपको इतने सालों में मेरी याद नहीं आई भाभी? क्यों नहीं आई? तुम मेरे वहाँ एक ऐसे दोस्त थे जिसके साथ में बातें शेयर कर सकती थी, और तुम ही तो मेरे क्राइम पार्टनर भी हो। अवनी ने कहा। अवनी के बात सुन युवान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वापस आ जाए भाभी, युवान ने कहा। युवान की बात सुन अवनी ने युवान की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। उन दोनों के बीच अचानक से शांति छा गई, जिसे तोड़ते हुए आयशा ने वहां आकर कहा, क्या हुआ? तुम दोनों किस बारे में बातें कर रही हो? यही कि तुम और व्योम भैया शादी कब कर रही हो? तुम्हारे रिलेशनशिप को 5 से ज्यादा साल हो गई है। अवनी ने कहा। मैंने पहले ही कहा था, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। आयशा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने पीछे से आयशा के कमर को थमे हुए कहा, तुम कहो तो मैं भी सब ठीक कर दूं क्या? फिर तुम आज ही मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दोगी? व्योम को देखते ही आयशा की सिटी पट्टी गूल हो गई। आयशा ने व्योम की तरफ देखा और अटकते हुए कहा, वह मैं तो किसी। ये तुम बकरी के जैसे मैं क्यों कर रही हो? अवनी ने मासूमियत से आयशा से पूछा। अवनी की बात सुनकर आयशा उसे घूरने लगी। अवनी मौके का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ा रही थी। आयशा में अपनी कोई ऐसा लुक दिया जैसे कह रही हो, रुक जा बेटा, मेरा भी वक्त आएगा। तभी आयशा की नजर पीछे से आ रही अपर्णा जी पर गई, जिन्हें देखते हुए आयशा ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, दादी। आयशा की आवाज सुनकर अपर्णा जो मुस्कुराते हुए उन सब की तरफ आने लगी। आयशा को लगा अब वह बच जाएगी, अपर्णा जी के सामने उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपर्णा जी ने कहा। उनकी बात सुनकर आयशा ने मासूमियत से कहा, दादी यह सब मुझे परेशान कर रहे हैं। ये कहते हुए आयशा अपना जी के पीछे जाकर छिप गई। किसकी हिम्मत हुई हमारी आयशा को परेशान करने की? अपर्णा जी ने वहां मौजूद सबकी तरफ देखते हुए कहा। आयशा की चालाकी देख अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी यह झूठ बोल रही है। हम तो बस इससे ये पूछ रहे थे कि तुम व्योम भैया से शादी कब करने वाली हो? अब मुझे भी तो मासी बना है, मेरी भी कुछ अरमान है। अवनी की बात सुन अपर्णा जी ने हंसते हुए कहा, तो ये बात है। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, अब इन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें व्योम के बारे में तो सोचना चाहिए आयशा, उसकी उम्र देखो। उनकी बात सुनकर आयशा युवान को हंसी आने लगी। अपने आप के लिए बुद्ध सुनकर व्योम ने अपनी दादी की तरफ देख हैरानी में कहा, दादी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने वही कहा जो सच है, तुम परिवार में सबसे बड़ी हो, पर तुमने ही अभी तक शादी नहीं की। पहले तुम्हारी बात हम समझ सकते थे, पर अब तो तुम्हारी जिंदगी में आयशा भी है। अपर्णा जी ने व्योम को आईना दिखाते हुए कहा, यही मना कर रही है, आप ही इसे मान लीजिए, क्या पता आपकी बात मान जाए। व्योम ने कहा। वही उन सब की शादी भरी बातें सुनकर आयशा के पसीने छूटने लगे। वह तुरंत वहां से भाग गई।
आयशा को भागते देखा वह सब हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ वीर हाल में ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा रही को देखे जा रहा था, जो नीचे कुछ और सर्वेंट के साथ काम कर रही थी। बीएफ एक पल के लिए भी अपनी नजरें तरह से नहीं हटा पा रहा था। तभी वहां पर रहील आया। राहुल ने वीर को इस तरह जब किसी को देखा पाया तो उसने उसकी नजरों का पीछा किया। तुम इस तरह किसे देख रही हो? राहुल ने वी से कहा। राहुल की बात सुन वे ने बिना राशि की तरफ देखे थोड़ी रूप टन में कहा, तुमसे मतलब तुम्हारी बहन को तो नहीं देख रहा हूँ। अगर तुम मेरी बहन को देखते भी तो मैं तुम्हारी आंखें तोड़ देता, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर ने राहुल की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारी बहन को देखने का, अब चुपचाप निकलो यहाँ से। राहुल ने अपने कंधे उसका दिए और वहां से चला गया। राहिल नीचे आ रहा था कि तभी उसके सामने दीपा आ गई। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, खेलो राहिल। राहिल एक नजर दीपक की तरफ देखा और उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगा, पर दीपा ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। तुम कहाँ जा रही हो? दीपा ने मुस्कुराते हुए राहिल से पूछा। राहिल ने गुस्से पर ही आवाज में कहा, अगर फिर से मेरा रास्ता रोका तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते भी राहिल वहां से चला गया। दीपा ने गुस्से में राहुल को जाते हुए देखा और खुद से ही कहा, वापस तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। राहिल अभी चाहिए जितना भाग लो। राहिल अच्छे से जानता था दीपा उसे पसंद करती है और वह उसकी बुआ के साथ मिलकर उसके करीब आने के और बंसल फैमिली में एंट्री लेने के लिए सपने देखे जा रही है। पर राहिल ऐसा कभी नहीं होने देने वाला था, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ इतनी मेहनत के बाद नीति जब बाथरूम से बाहर आए तब उसने गहरी सांस ले। सच में उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी ही हल्दी थी। जब तुम राहिल से इतना प्यार करती हो तो उसे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? एक आवाज नीति के कानों में गई। नीति ने उस तरफ देखा तो वहां पर राहिल की जगह अवनी बैठी थी। अवनी को देख नीति ने गहरी सांस ली और कहा, हमें वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है और मेरी किस्मत तो इस चीज में बहुत खराब है। अवनी ने कहा, कुछ खराब नहीं होता, हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है और प्यार के लिए लड़ना भी पड़ता है, झगड़ना भी पड़ता है। अगर सब कुछ खुद ब खुद हो जाता तो इस दुनिया को गोल नहीं कहते। नीति ध्यान से अवनी की बात सुनी पर कुछ कहा। अवनी गलत भी नहीं थी, उसमें ही अपने प्यार के लिए लड़ने झगड़ने की ताकत नहीं थी। मुझे वजह नहीं पता, पर जब राहिल तुम्हारा हाथ थमे तो तुम भी अपनी पकड़ कस के रखना। अगर उसे दिन तुमने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो शायद राहिल कभी किसी लड़की पर भरोसा ना कर पाए। अवनी ने नीति के कंधे पर हाथ रखकर कहा और फिर वहां से चली गई। उसका फर्ज बनता था नीति को समझाने का। वह देख सकती थी नीति राहुल दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कुछ वजह क्या नीति अपने आप को पीछे खींच रही थी। हर हर महादेव। चैप्टर 259 राही गुस्से में। नीति ध्यान से अवनी की बात सुनी पर कुछ कहा। अवनी गलत भी नहीं थी, उसमें ही अपने प्यार के लिए लड़ने झगड़ने की ताकत नहीं थी। मुझे वजह नहीं पता, पर जब राहिल तुम्हारा हाथ थामे तो तुम भी अपनी पकड़ कस के रखना। अगर उसे दिन तुमने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो शायद राहिल कभी किसी लड़की पर भरोसा ना कर पाएगा। अवनी ने नीति के कंधे पर हाथ रखकर कहा और फिर वहां से चली गई। उसका फर्ज बनता था नीति को समझाने का। वह देख सकती थी नीति राहुल दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कुछ वजह क्या नीति अपने आप को पीछे खींच रही थी। अवनी नीति के रूम से निकल नीचे जा रही थी कि तभी उसकी नजर त्राही पर गई। त्राही को देखते ही अवनी के कदम खुद ब खुद रुक गए। त्राही किसी को देख रही थी, वह भी छिपते हुए। अवनी को समझ में नहीं आया त्राही किसे ऐसे छिपते हुए देख रही है। वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे दूसरी तरफ खींच लिया। अवनी ने देखा तो वह मानिक था। मानिक ने अवनी को अपने रूम में खींच लिया था। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और कहा, यह क्या बदतमीजी है?
मानिक के दोनों अवनी के कमर पर थे। अवनी जैसे ही मानिक से छुड़ने की कोशिश करने लगी, मानिक ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं बीवी। ये कहते हुए मानिक ने अवनी के होठों के किनारे ऊपर हल्के से किस कर लिया। अवनी मानिक को घूरने लगी। मानिक ने मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देख कहा, तुम आज भी गुस्से में खूबसूरत लगती हो और मैं आज भी गुस्से में मरती हूँ। अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने अवनी की कमर को अपने करीब और करते हुए कहा, क्या तुम मुझे मरोगी? मानिक ने धीरे से कहा और अवनी के कान पर हल्के से किस कर लिया। अवनी के हाथ इस वक्त मानिक के कंधे पर थे। वह मानिक को रोकना चाहती थी। अगर उसने मानिक को नहीं रोका तो शायद फिर देर हो जाती। मैंने तुम्हें हर एक दिन मिस किया, तुम्हारे साथ ही मेरी नींद, सुकन सब चला गया। विला के हर एक कोने में तुम्हारी यादें थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे इतना क्यों तड़पाया अवनी? मानिक ने धीरे से कहा और अवनी की आंखों में देखा। अवनी ने मानिक की तरफ देखते हुए उससे पूछा, जबरदस्ती की बीवी के लिए इतनी तड़प क्यों? उस रिश्ते के लिए जिसमें तुम खुश भी नहीं थे। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं खुश नहीं था? क्या तुम्हें मुझसे सच में लगता है मानिक बजाज को कोई जबरदस्ती के रिश्ते में ज्यादा वक्त तक कर रख सकता है? मानिक ने कहा। अवनी के चेहरे पर अपने लिप्स घुमाने लगा। वह कभी अवनी के गालों को चूमता था, कभी अवनी के होठों को। अवनी को कुछ भी बोलता ना देखकर मानिक ने अवनी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। मानिक की बात सुनकर अवनी के दिलों की धड़कनें भी तेज रफ्तार से बढ़ने लगी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह किसी को बता भी ना पाए। मानिक के किस करने पर अवनी ने उसको रेस्पॉन्ड नहीं दिया, पर उसे रुका भी नहीं। मानिक के हाथ अवनी के कमर को धीरे धीरे सहला रहे थे। 5 मिनट के किस के बाद मानिक अवनी से दूर हुआ। उसने अवनी के होठों को अपनी अंगूठे से हल्के से सहलाते हुए कहा, आज के बाद कभी मत कहना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती था। अवनी ने मानिक की आंखों में देखा और फिर कहा, फिर वह सब क्या था? क्यों तुमने मुझे जाने के लिए कहा? क्यों तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया? क्यों मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया? अवनी की बात सुनकर मानिक चुप हो गया। वह अवनी को कुछ समझा पाता इससे पहले ही अवनी ने एक दर्द भरी मुस्कान मानिक को दी और फिर तुरंत वहां से चली गई। मानिक अवनी को रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ वीर इस वक्त राही के रूम में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वीर उस रूम को चारों तरफ से देख रहा था। वह एक छोटा सा रूम था जिसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं थी सिवाय एक बेड और पंखे के। राही जब अपने रूम में आई तो वहां वीर को देख हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? त्राही ने कंफ्यूजन में वीर से पूछा। त्राही को देख वीर बेड पर से खड़ा हुआ। उसने त्राही से पूछा, तुम्हें कैसे रहती हो? वीर का सवाल त्राही को बहुत अजीब लगा। उसने वीर की तरफ देखते हुए कहा, इंसानों के जैसे, बिना किसी फैसिलिटीज के। वीर ने कहा। वीर की बात सुन त्राही ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, सर आपको मुझसे क्या चाहिए? आप ऐसे मेरे रूम में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? वीर ने मुंह बनाते हुए त्राही से कहा। त्राही का मन कर रहा था अभी आगे बढ़कर वीर के मुंह पर एक मुक्का मारे, क्योंकि हमारी भी कुछ प्राइवेसी होती है। त्राही ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। त्राही की बात सुन वीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, पर तुम्हें मुझसे कुछ भी प्राइवेट रखने की जरूरत नहीं है। त्राही ने खा जाने वाली नजरों से वीर को घूरा। वह कब से वीर को बर्दाश्त कर रही थी। आप यहां से जाने के लिए क्या लेंगे? त्राही ने अपने दांत भिचनते हुए कहा। वीर ने उसकी तरफ देखा और फिर उससे पूछा, तो मुझे क्या दे सकती हो? त्राही ने वही साइड में रखे डंडे को देखा और फिर वीर को त्राही में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत कुछ। त्राही की बात सुनकर वीर की होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने देखा त्राही ने वहां पड़े डंडे को अपने हाथों में उठाया। आप यहां से जा रहे हैं या नहीं? त्राही ने उस डंडे को वीर को दिखाते हुए कहा। वीर ने उसे डंडे को देख पीछे होते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर अभी आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे खुद नहीं पता होगा मैं क्या कर रही हूँ, त्राही ने गुस्से में कहा। त्राही को इस तरह देखकर बेचारा वीर भी डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी त्राही इस तरह रिएक्ट करेगी। लड़कियां उसे देखकर तो बहुत खुश हो जाती थी, फिर त्राही ऐसे क्यों कर रही थी? ओके मैं जाता हूँ, वीर ने कहा। फिर त्राही को देखते हुए रूम से निकल गया। वीर के जाने के बाद त्राही ने रूम का दरवाजा बंद किया और फिर गहरी सांस लेते हुए अपने बालों को खींचते कहा, एक तो कुछ पता नहीं लग पा रहा, ऊपर से यह वीर रानावत मेरा दिमाग खा रहा है। वीर पैलेस की टेरेस की तरफ चला गया। उसने वहीं पर ही अपने लिए ड्रिंक्स लाने के लिए मैनेजर को कहना। वीर के टेरेस पर जाने के कुछ देर बाद ही राहिल और मानिक भी टेरेस पर
उन दोनों को वहां देख वीर ने अपने हाथ में मौजूद शराब की बोतल की तरफ देखते हाथ लगता है आज तुम्हारी जरूरत इन लोगों को भी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानिक ने वीर की तरफ देखते हुए कहा। मानिक की बात सुन वीर ने अपने बोतल से ड्रिंक की कुछ शिप लेते हुए कहा, तुम लोगों की तरह मैं भी यहाँ पर अपना दर्द कम करने और कुछ सोचने आया हूँ। तुम्हारी जिंदगी में क्या ही दर्द होगा? राहिल ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने मुझे रूम से निकाल दिया। वीर ने ड्रिंक करते हुए कहा। वीर की बात सुन मानिक वीर के पास चेयर पर बैठ गया और राहिल भी, और वह खुद मुझसे दूर भाग गई। मानिक ने अपने लिए गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहा और फिर एक झटके में उस गिलास को खाली कर दिया। तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, मेरी वाली तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने की कोशिश करती रहती है। राहिल ने उदासी से कहा। वह तीनों ही मजनू के जैसे लग रहे थे। वह तीनों वहां पर बैठकर ड्रिंक करने लगे और एक दूसरे के दिल के हाल आपस में बताने लगे। ऐसे चाहे उन लोगों में ना बने पर प्यार के मामलों में अभी वह सभी एक ही गाड़ी पर सवार थे। उन सभी की लव स्टोरी अटकी हुई पड़ी थी। हर हर महादेव। Chapter 260 ड्रंक। तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, मेरी वाली तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने की कोशिश करती रहती है। राहिल ने उदासी से कहा। वह तीनों ही मजनू के जैसे लग रहे थे। वह तीनों वहां पर बैठकर ड्रिंक करने लगे और एक दूसरे के दिल के हाल आपस में बताने लगे। ऐसे चाहे उन लोगों में ना बने पर प्यार के मामलों में अभी वह सभी एक ही गाड़ी पर सवार थे। उन सभी की लव स्टोरी अटकी हुई पड़ी थी। तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, मानिक की तो बेटी भी हो गई और तुम्हारी कहानी तो शुरू भी नहीं हुई, पर मेरी तो शुरू होकर बीच में अटकी हुई है। मेरा क्या होगा? राहिल ने बच्चों की तरह कहा। उन सभी को अब धीरे धीरे नशा होने लगा था। राहिल की बात सुनकर वीर ने जोर से अपना ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहा, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। क्या तुमने मुझे बेवकूफ कहा? राहिल ने गुस्से में उसे टेबल पर से खड़े होते हुए कहा। वीर अपनी चेयर छोड़कर राहिल के पास आया और उसने राहिल के सर पर मारते हुए कहा, तुम्हारे सर में दिमाग है यह नहीं? राहिल ने नशे में ही वीर को घूरते हुए कहा कि तुम क्या बोल रही हो? राहिल बंसल नाम है मेरा, बंसल होटल का सीईओ। मेरे पास बहुत दिमाग है। ऐसा है तो फिर बार बार नीति को भगाने का मौका ही क्यों दे रही हो? मानिक में भी बैठे बैठे कहा। मानिक की बात सुनकर राहिल ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम इतने बेवकूफ हमेशा से ही थे या अभी कुछ नया कोर्स स्टार्ट किया है? वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर राहिल ने मासूम सा मुंह बनाया और फिर वीर के हाथ में मौजूद शराब की बोतल को लेकर कहा, तुम्हें नशा हो गया है इसीलिए तो मुझे इतना सुन रही हो। राहिल की बात सुन मानिक में हंसते हुए, अगर वह अभी नशे में नहीं होता तो तुम्हें और ज्यादा सुना था। मानिक की बात सुनकर वीर मुस्कुराने लगा। मैं बताता हूं, तुम कुछ ऐसा करो कि नींद तुम्हें कभी छोड़कर ही ना जा पाए, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर राहिल बैठा बैठा सोचने लगा। वह बिल्कुल चुप हो गया। उसे दिमाग में भी चल रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि नीति उसे कहीं छोड़कर ना जा सके। तुम क्यों देवदास बने बैठे हो? अवनी ने मारा क्या? वीर ने कहा। मानिक ने वीर की तरफ देखा और फिर अपने सिर को टेबल पर टिकाते हुए कही, वो तो बहुत मीठी है। हाँ मैं अच्छे से जानता हूं वह कितनी मीठी है, वीर ने हंसते हुए कहा। वीर की बात सुन मानिक ने उसे घूर हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मानिक के चिल्लाने पर वीर ने अपनी उंगली को अपने मुंह पर रख लिया और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए मानिक की तरफ देखने लगा। अगर उसने सुन लिया तो वह फिर से गुस्सा हो जाएगी, मानिक ने कहा और हंसने लगा। मानिक की बात सुनकर वीर भी हंसने लगा। वह दोनों ही नशे में पूरी तरह डूब चुकी थे। उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। अवनी तो फिर भी ठीक है, मेरी वाली ने तो आज मुझे डंडा दिखाकर रूम से बाहर निकाला है डांटते हुए, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर मानिक के चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गए। उसने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, एक बात कहूं, टॉप सीक्रेट है। मानिक की बात सुन वीर ने भी अपने गर्दन हामे हिलाए और ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। मानिक कई देर तक चुप रहा। वही वीर अपने कान मानिक के पास कर सुनने की कोशिश कर रहा था। जब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया तब वीर ने अपने कानों को बजाते हुए मानिक से कहा, मुझे तो तुम्हारी कोई बात ही सुनाई नहीं दे रही, कहीं मैं बहरा तो नहीं हो गया? नहीं, तुम बहरे नहीं हुए हो, मानिक गूंगा हो गया है।
राहील ने कहा। राहील की बात सुनकर वीर ने शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ मानिक की तरफ देखा और फिर कहा, क्या तुम सच में गूंगे हो गए? ये तो बहुत बुरा हुआ। वीर यह कहते कहते रोने लगा। क्या मैं गूंगा हो गया? मानिक ने भी हैरानी में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम गूंगे हो तो मुझे तुम्हारी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? वीर ने कहा, नहीं, मैं गूंगा नहीं हुआ हूं, मेरी आवाज वापस आ गई, पर मैं भूल गया मुझे बोलना क्या है। मानिक ने हंसते हुए कहा। मानिक की बात सुन वीर ने मानिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम बोल सकते हो, मैं सुन सकता हूं, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। ये कहते हुए वीर ने आगे बढ़ मानिक को अपने गले लगा लिया। वो दोनों खुशी में नाचने लगे। तुम दोनों आवाज मत करो वरना आतंकवादी हमला हो जाएगा, राहील ने टेबल के नीचे छिपते हुए कहा। राहील की बात सुन वीर और मानिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर टेबल की तरह जहां राहील बैठा किसी से छिपाने की कोशिश कर रहा था। कौन आतंकवादी हम पर हमला करेगा? मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं वीर रानावत जो हूँ, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर मानिक ने अपने मुंह पर हाथ रख कहा, क्या तुम वीर रानावत हो? हाँ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपने पैर दिखाओ, तुम लोगों के मामलों में अपना पैर बहुत लगाते हो ना, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुन वीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई किसी बच्चे की तरह और फिर अपने पैरों के ऊपर कर मानिक को दिखाने लगा। देखो इतने बड़े पैर हैं मेरे, वीर ने घमंड से कहा। मानिक ने अपनी आंखें बड़ी कर अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पैर तो बहुत लंबे हैं, ये तो इंडिया से बाहर तक जाती होगे ना। हर हर महादेव।